नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख पा रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा, इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा जो पिछले कुछ समय जो है वो लोकसभा चुनाव के पहले भी बड़ा जोर शोर से उठा था, वो था जासूसी का मुद्दा। एक ऐसा स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जिसको लेकर के राहुल गांधी बहुत आक्रामक हुए। बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट आज तक किसी को पता नहीं चली। कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई। हालांकि नोट करने वाली बात यह भी थी कि उसी कमेटी ने यह आरोप भी लगाया था कि केंद्र सरकार का जो पैनल है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। बहरहाल, अपने देश में यह हाल रहा, लेकिन अमेरिका में उसी मामले को लेकर के वही मामला व्हाट्सएप ने वहां पर उठाया था, और अब उसमें 1400 और क्या कुछ कई सारी चीजें आ रही हैं कि जो एनएसओ ग्रुप है वो आरोपित है, और अमेरिका की कोर्ट ने उसको लेकर के एक बड़ा काम वहां पर किया है जिसकी चर्चा हो रही है। उसको लेकर के विपक्ष एक बार फिर यहाँ की सत्ता पर हमलावर हुआ है। तो क्या ये जासूसी का जिन मान लिया जाए फिर बाहर आ गया? देखिए राय साहब, ये जिन तो अंदर गया ही नहीं था। इसको बहुत ही बेशर्मी के साथ, जो कहते हैं ना, जिसको दबा दिया गया, कुचल दिया गया और मसले को खत्म कर दिया गया। लेकिन आपको पता है, मसले कभी खत्म नहीं हुआ करते हैं, वो रह रह कर सिर उठाएंगे। आप एक कल्पना कर सकते हैं एक बात की, कि जिस देश का, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका सुप्रीम कोर्ट जिस मसले पर सरकार से हाँ या ना नहीं करवा पाया, अपनी ही सरकार से, कि साहब आपने पेगासस खरीदा था या नहीं खरीदा था, बाकी तो छोड़ दीजिए सारी बात, वो उसी मामले में अमेरिका की केवल एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कैलिफोर्निया की कोर्ट ने मेटा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसके केस पे, व्हाट्सएप की भी कंपनी वही है आजकल, उसके केस पर एनएसओ, जो इजराइल की कंपनी है, उसको स्पाईवेयर का दोषी ठहरा दिया है। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और वहां के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज। ये है डेमोक्रेसी का अंतर। आपके दर्शक जानकर स्तब्ध रह जाएंगे कि इस हिंदुस्तान की कल्पना की थी। क्या ये वही नया हिंदुस्तान है जिसकी मोदी जी 2013 को सपने दिखाया करते थे? कमाल देखिए साहब, पूरी दुनिया में 1400 के आसपास टेलीफोनों में जासूसी की गई। 1400 टेलीफोन। हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब 300 एग्जैक्ट नंबर। ठीक, उसमें नेता भी थे, उसमें जज भी थे, उसमें चुनाव आयोग भी था, उसमें सत्ता पक्ष के भी मंत्री थे, उसमें विपक्ष के भी 3 लोग थे, उसमें बहुत सारे पत्रकार थे और एक्टिविस्ट थे। इस सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार के साथ जो किया, मिलकर के जिस तरीके मामले को टालने की कोशिश की, तमाम बार नोटिस दे करके पूछने की कोशिश की कि आप बताइए हमें, तो आपने खरीदा या नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर के सरकार साफ निकल गई, साइड स्टेप कर गई और बिल्कुल जवाब नहीं दिया। उससे भी इंटरेस्टिंग बात, टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी एक्सपर्ट्स की, आपको ध्यान होगा, उसने सीलबंद लिफाफे में अपने रिपोर्ट दे दी। वो रिपोर्ट भी आज तक सार्वजनिक नहीं हुई और उसमें कथित तौर पर यह कहा गया है कि हमारे साथ सरकार के लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं बताते हैं कि साहब हमने सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं खरीदा, क्योंकि एनओसो ये कहती है कि हमें सरकार के अलावा हम किसी को सॉफ्टवेयर बेचते नहीं। उनका बड़ी साफ पॉलिसी है। तो यहां किसी ने खरीदा, इन्होंने हाँ करने से इनकार कर दिया राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट की टेक्निकल कमेटी को सरकार मदद नहीं करती और कुछ भी नहीं करती, और वो मामला रफा दफा, जैसा कि आपने कहा, वो कागजों में दबा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के। अब मुझे एक बात बताइए, जब अमेरिका की कैलिफोर्निया कोर्ट ने गिल्टी होल्ड कर दिया है एनएसओ को, उसके बाद आप कहां जाएंगे? क्या मुंह बच गया हमारा? क्या हम यही डेमोक्रेसी, इसी डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं सुबह से शाम तक? देखिए, जो ये टेलीफोन टेपिंग का मामला है ना, ये मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है राय साहब। प्रिवेसी का उल्लंघन तो है ही है, आपकी निजता का उल्लंघन तो है ही, ये साथ की साथ जो आपके मानवाधिकार है उसका भी उल्लंघन है। अब देखिए, फ्राइडे को ये कोर्ट का फैसला आया, मेटा केस जीत गई, वो व्हाट्सएप की जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी, उस पर अब 20 मार्च को फैसला होगा तो कितनी पेनल्टी की जाए, क्या किया जाए, वो सारी बात है। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ना तो तब मेटा से या दूसरी कंपनियों से पूछा कि भाई ये 300 लोग कौन, इनके नाम दिए जाए हिंदुस्तान में जिनकी जासूसी हुई है, और ना अब पूछ रहे, ना सरकार से ये पूछ पा रहे। तो यही यही सुप्रीम कोर्ट आपका है। और आपको ध्यान होगा, एक जो आजकल राज्यसभा में एक चीफ जस्टिस महोदय बैठे हैं, उनके भी एक महिला मित्र के साथ, जो महिला कर्मचारी के साथ जो प्रकरण हुआ था, उस महिला के 11 रिश्तेदारों के फोन टैपिंग पे थे। उस महिला का और 11 रिश्तेदारों के फोन टैपिंग पे थे।
उस समय के चुनाव आयोग के एक उस पे थे, चुनाव आयुक्त के ऊपर थे, जैसे कथित तौर पे आरोप है। और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट सरकार से नहीं पूछ पाया। आप उसके बाद इसको डेमोक्रेसी कहेंगे क्या इस देश को? सवाल ये है। और किस तरीके से लोकतंत्र का अपहरण कर लिया गया है सत्ताधारी ताकतों के द्वारा, इससे खराब उदाहरण हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं। आपको ध्यान होगा 1991 में चंद्रशेखर जी की सरकार थी। हरियाणा पुलिस के 2 सीआईडी के जवान उनके घर के बाहर मिल गए थे ऐसे ही घूमते हुए। प्रधानमंत्री के घर के बाहर 2 जवान क्या कर लेंगे आप मुझे बताइए? कुछ कर सकते हैं? घर के अंदर क्या एक्सेस है उनके? उस समय तो टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। उन 2 जवानों के मामले को लेकर के चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी। ध्यान होगा आपको। जी जी। ये वो देश है। और यहां देश के 300 टॉप जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस, लीडर ऑफ अपोजिशन, 3 नेताओं के, विपक्ष के, सत्ताधारी दल के लोगों के, उसमें से एक का तो मंत्रालय भी चला गया भाई का, जो बड़ा दहाड़ता है सुबह शाम तक, आपके सामने देखा होगा आपने, पार्लियामेंट में भी, बाहर भी। तो ऐसा बड़ा प्रकरण जासूसी का, और ये हवा हवाई नहीं है। अमेरिका के अंदर देखिए, जैसे ही मामला है, जांच हुई कि नहीं हुई? फ्रांस के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया कि हाँ मेरा फोन टेप हुआ है। उसके बावजूद भी भारत सरकार कितनी शर्मनिरपेक्षता के साथ इस सारे मामले को रफा दफा कर गई, और कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कितनी पिटीशन गई, सब वो एक्सटेंडेड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना लिया है। सर आखिर एक के बाद एक इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। अमेरिका में ये सारी चीजें आरोपित हो जाती हैं, आरोप साबित होने लग जाते हैं, वारंट इशू हो जाता है, सवाल जवाब होने लग जाते हैं, लेकिन ये सारे मामले भारत में पेंडिंग पड़े हैं। आखिर सरकार का इंटरेस्ट नहीं है, लोगों का डर नहीं है, क्या माना जाए इसको? क्या लोकतंत्र, संविधान, इसको तो किनारे रखिए, क्या सरकार को अब लोगों का भी डर खत्म हो चुका है कि भाई जो जनता हमें चुनती है वो ये सब देख रही है? क्या माना जाए इसको? नहीं, सरकार को जनता की जरूरत ही नहीं रही साहब। सरकार ने जनता को लाभार्थी बना दिया है। 82 करोड़ 5 किलो अनाज वाले बना दिए। उसके बाद जो हमारी मर्जी आए हम करेंगे। नैरेटिव वो बनने नहीं देंगे। हर तंत्र उनके कब्जे में है। आप ये बताइए कि अमेरिका के अंदर गौतम अडानी का इंडाइक्टमेंट हो गया, हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने रिश्वत दी कथित तौर पर, वहां पर इंडाइक्टमेंट होकर वारंट हो गया। हिंदुस्तान में सेबी ने आज तक नोटिस भी नहीं दिया उनको, क्योंकि रिश्वत तो हिंदुस्तान में दी गई। अमेरिका की 3 कंपनियों पर $600 मिलियन का जुर्माना हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान की कुछ कंपनियों पर, जो सरकारी कंपनियां हैं, वो रेलवे है, इंडियन ऑयल है, एक आध और HAL है, उनको रिश्वत दी कथित तौर पर, और उन पर बड़ा भारी जुर्माना हुआ। हिंदुस्तान में आज तक सेबी क्या है? सेबी तो मेन रेगुलेटर है ना साहब, शेयर मार्केट को कंप्लीटली रेगुलेट करती है। इतना बड़ा मसला हो गया, हिंडनबर्ग जैसा मसला हो गया, क्या कभी सेबी ने आज तक गौतम अडानी को नोटिस भी दिया है क्या? और आपका जो सवाल है बेहद वाजिब है राय साहब। आपने कहा कि सरकार, देखिए सरकार होती है ओवरऑल चीजों को कंट्रोल करने में और उनको देश के कानून के हिसाब से चलाने में, लेकिन यहां सरकार हर चीज में इट्स ए पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। सरकार समस्या का कारण है, समस्या का हिस्सा है, वो समाधान चाह के भी नहीं कर सकती। जासूसी प्रकरण क्या है आपके हिसाब से? मैं और आप तो खरीद नहीं सकते पेगासस, कोई एजेंसी सरकार की खरीद सकती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट की डील होती है। तो पेगासस आ गया या नहीं आया, सरकार बता दे नहीं आया या आया, कोई सी भी बात हाँ करने की वजह, बोले इसमें सारे देश की सुरक्षा का मामला है। आप उसका राफेल का मामला लाते हो, सुप्रीम कोर्ट में कहते देश की सुरक्षा का मामला है। सारी दुनिया को पता है भाई, आज की तारीख अमेरिका में जांच हो रही है राफेल डील, सॉरी फ्रांस में जांच हो रही है राफेल डील की, जिन्होंने बेचा है और आप खरीदने वाले हैं। रिश्वत आपके यहाँ कथित तौर पर दी गई है, फेवर्स आपके यहाँ दिए गए, और वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई है ही जरूरत, कोई कागज दिया ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफा दे दिया। गोगोई साहब थे, गोगोई साहब की पूंछ पे पैर था सरकार का, इसी पेगासस के जरिए, ध्यान होगा आपको। तो चंद्रचूड़ साहब क्या कर रहे थे? चंद्रचूड़ साहब बात का उसी का हिस्सा बन गए। चंद्रचूड़ साहब ने कहा तो और भी कमाल देखिए ना साहब, ये सारा उनके टाइम में इलेक्ट्रल बॉन्ड का इशू। चंद्रचूड़ साहब खुद ये कहते हैं कि साहब इलेक्ट्रल बॉन्ड गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। पिटीशन आती कि साहब इसकी जांच करा दीजिए, कहते हम जांच के चक्कर में नहीं पड़ते। अगर सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक चीज जिसको खुद कह रहा है, इतना बड़ा ऑर्डर पास कर रहा है और उस मामले की जांच नहीं करवा रहा है, तो आप राय साहब समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट के पल्ले क्या बचा है। और ये सारे देश ने देखा, और वो अब ये कहते हैं कि मुझे इस बात की चिंता है कि इतिहास मुझे कैसे याद करेगा। उनको अब भी ये गलतफहमी है कि देश का इतिहास उनको याद करेगा, वो भी अच्छे तरीके से। जो देश के नागरिकों की निजता का मूल अधिकार जो संविधान प्रदत्त है,
उसकी भी रक्षा आप उस पद पर नहीं कर सकते। आप कल्पना कीजिए, कैलिफोर्निया का एक डिस्ट्रिक्ट जज करता है वो, इसलिए वो अमेरिका है और इसलिए हम हिंदुस्तान है। ये फर्क करना पड़ेगा अपने को। और चीफ जस्टिस जो थे अपने, क्या नाम है, चंद्रचूड़ साहब, वो सरकार की कृपा उन पर फिर बहुत जल्दी बरसने वाली है, आप देख लीजिएगा। और बहुत शान से जाएंगे वो, उस पद पर खूब बढ़िया से बैठेंगे। और ये कोई पहली बात नहीं है। जितने लोगों ने, जो 5 जजों की बेंच थी जिन्होंने राम जन्मभूमि का फैसला दिया, आप देख लीजिए, उसके केवल एक चंद्रचूड़ बचे हुए, बाकी सबको अपॉइंटमेंट मिली कि नहीं मिली? ऐसा कभी आपने सुना है क्या? कभी सुना हो आपने? एक देश का चीफ जस्टिस राज्यसभा में नॉमिनेट हो जाता है, वो कहता है कि मैं देश के कानून में मदद करूंगा वहां जाकर के। आज तक उन्होंने कोई भाषण सुना आपने राज्यसभा में? 65 साल की उम्र के बाद भी आप सरकार का कृपा पात्र बने रहना चाहते हैं। आप नैतिक मूल्यों की गिरावट देखिए आप। और इसीलिए बिल्कुल। अरुण जेटली से आप और मैं सहमत बहुत बार हो ना हो, बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने एक बात बड़ी कही थी कि जो रिटायरमेंट से पहले के फैसले हैं वो उसके बाद की चीजों को प्रभावित करते हैं। और ये मोदी सरकार में लगातार बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट इस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी अब तो ये बताइए ना कि अब तो सुप्रीम कोर्ट को वो रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए टेक्निकल कमेटी की? अब क्यों लिए बैठे हैं उसको? मेटा की तो इंडिया में भी ऑफिस है। मेटा को इमीडिएट व्हाट्सएप को नहीं बोलना चाहिए कि आप 350 लोगों के नाम दीजिए और केस को दोबारा खोले? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। लेकिन नहीं होगा ऐसा कुछ भी। तो ये जो स्थिति है, आप देखिए। नहीं, हेमंत सर मुझे ये बताएं, क्या क्या जब टेक्निकल कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाती है, वही टेक्निकल कमेटी ये बात कहती है कि हमें केंद्र सरकार का जो पैनल था उसने सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाता है, तो क्या आज आप ये मानते हैं कि वो इस स्थिति में है कि उस बंद लिफाफे को खोल पाए? उस वो इतनी, मतलब थोड़ा शब्द बड़ा है, वो टाइट हो जाएगा अगर हम कहें कि क्या वो उस हैसियत में दिखता है? क्या जुडिशरी उस हैसियत में रह गई है क्या? नहीं साहब, जुडिशरी की हैसियत तो अनचैलेंजेबल है इस देश में। सवाल केवल केवल हिम्मत और हिमाकत करने की है। इस देश के इन्हीं जजों ने, इसी चंद्रचूड़ ने इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम को खारिज किया नहीं किया? सॉलिसिटर जनरल ने पूरा जोर लगाया, सरकार ने पूरा जोर लगाया, खारिज हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन जब जांच की बात आई तो पता था ब्लैक एंड व्हाइट में बीजेपी फंसेगी और सीधा नाम प्रधानमंत्री से लेकर तमाम सिस्टम का आएगा, तो खटाक से साइड स्टेप कर गए। तो ताकत की कमी नहीं है। आप ये बताइए, सरकार की नीतियां सुप्रीम कोर्ट ने बदली है कि नहीं बदली? जो जो क्या नाम है, यूपीए सरकार के दौरान में जो खाने वो हुई थी अलॉट कोयले की, वो सारी खारिज किया नहीं की? जो जुडिशरी अकाउंटेबिलिटी के लिए जो बिल लेके आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि नहीं किया? तो मोदी सरकार का ही था। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ इस सारी प्रॉब्लम का हिस्सा बन गया है क्या? अब तो ऐसा लगने लगा है। अब तो ऐसा लगने लगा है। एक और चीज है सर, सरकार जब जिस तरीके से कंपनी कह रही है कि भाई वो तो बेचते नहीं है सरकार के अलावा किसी को, तो मोदी सरकार की अगर हम बात करें तो भाई 2014 में वो एक पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं, फिर वापस से 2019 में वो एक पूर्ण बहुमत पाते हैं बहुत ठीक से, और फिर उसके बाद वो 400 पार के दावे के कॉन्फिडेंस में रहते हैं। ये सारी चीजें, इन सबके बीच में उनको जासूसी कराने की जरूरत आखिर क्यों पड़ जाती है? क्या मोटिव माना जाए इसके पीछे? हर चीज को कंट्रोल में रखना है, हर चीज का नियंत्रण, हर व्यक्ति के लूप होल्स और फिर उसकी ब्लैकमेलिंग, इसके अलावा तो कुछ नहीं। आप एक बात आइए, एक सुप्रीम कोर्ट की अदनी सी कर्मचारी, उसका और उसके 11 रिश्तेदारों का फोन टेप कराने की जरूरत क्या पड़ी आपको? बता तो दीजिए मुझे। लीडर ऑपोजिशन का समझ में आता है, मंत्रियों के समझ में आते हैं, जर्नलिस्टों के समझ में आते हैं, एक्टिविस्टों के भी समझ में आते हैं। उस अदनी सी महिला कर्मचारी का फोन, क्या आपको क्या नहीं लगता कि गोगोई का सारा जो खेल, जो गोगोई की जो गर्दन पकड़ी गई होगी कथित तौर पर, वो इसी से नहीं पकड़ी गई होगी? आपको क्या लगता है? इसके अलावा कोई और चांस हो सकता है क्या? और मजेदार बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास अपने ही इस मामले का केस है और गोगोई साहब अपनी बेंच में बैठे हुए अपने ही खिलाफ केस सुन रहे। ऐसा कभी सुना था आपने? तो सारे के सारी जो नैतिक मूल्य और मर्यादाएं थी वो सारी ध्वस्त कर दी गई। और आप जो बात कह रहे हैं आज की तारीख में, तो हालत ये है, आप सीवीसी की हालत देख लीजिए। चलो सेबी ने तो नोटिस नहीं दिया अडानी को, कोई बात नहीं। अमेरिकन कोर्ट ने इंडाइटमेंट किया है ना अडानी का, सीवीसी भी बैठा है ना इस देश में। क्या सीवीसी ने नोटिस दे दिया? आज तक आपने मोदी सरकार के आने के बाद सीएजी की कितनी रिपोर्ट देखी बताइए आप? अभी पीछे जो द्वारका एक्सप्रेस वे की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें जो चीजें आई कि 1 किलोमीटर इतने रुपए में सड़क बन रही है, वो जो अधिकारी जिसने वो रिपोर्ट दी थी उसी की बदली करा दी गई। हुआ कि नहीं हुआ देश में? बताइए आप।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी हालत देख लीजिए। चुनाव का हरियाणा का रिजल्ट आए हुए आज कितने दिन हो गए, अभी तक फिगर्स नहीं आए, परसेंटेज में काम चला रहे हैं। महाराष्ट्र के भी फिगर्स नहीं आए और चुनाव घोषित कर दिया। जबकि परिणाम जब आप घोषित कर रहे हो, परसेंटेज कहां से निकालते हो आप? फिगर से ही तो निकालते हो या कहीं और से निकालते हो? बिल्कुल। तो यहां पर ला करके पूरे देश का सिस्टम खड़ा कर दिया है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की आप क्या बात करेंगे? आप बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के सिलेक्शन में हम बैठेंगे, इन्होंने कानून बना के सीजीआई को बाहर कर दिया और साथ में ही उसको एक इम्यूनिटी दे दी कि उसके ऑफिस के दौरान में जो उसने फैसले लिए हैं उसको पूरी इम्यूनिटी रहेगी उसके सभी फैसलों को लेकर के, और उसको रिटायरमेंट के बाद भी प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। आप सोच सकते हैं इस बात को, इसका मतलब समझिए आपके। और ये सब होते हुए भी इसी सरकार के जो अरुण गोयल थे इलेक्शन कमिश्नर, वो छोड़ के गए कि नहीं गए? आज तक आपको पता चला? कभी आपने इस देश के अंदर सीबीआई के डायरेक्टर का रात को तख्ता पलट होते हुए देखा है? वो कौन सा दौर था आप याद कीजिए। राफेल, उस समय जो इतने भी लोग थे सारे के सारे गए थे, प्रशांत भूषण और जितने भी यशवंत सिन्हा और सब सीबीआई डायरेक्टर से मिलने गए थे, उनको देखे गए थे। उसी रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस के प्रेजेंस में क्या हुआ वहां पर? तो ये कभी सीन आपने कभी सुने थे? इस तरह की कहानियां कभी सुनी थी आपने? और ये पेगासस का मामला तो एकदम ओपन एंड शट केस है। जो चीज अमेरिका की जिला अदालत जिसके लिए एनएसओ को लायबल घोषित करती है, दोषी ठहराती है, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट उस पर आंख बंद करके सीलबंद लिफाफे में फाइल लेके बैठी हुई है। इसके बाद आपको क्या देखना बताइए? सर ये बताएं, ये जो अभी आपने चुनाव आयुक्त का जिक्र किया, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में किस तरीके से सीजेआई को बाहर किया गया इसका जिक्र किया, ये सारी चीजें क्या इससे कनेक्टेड हैं? क्योंकि जिस तरीके से भाई अगर बात ब्लैकमेलिंग की है तो भाई मोदी सरकार को इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए कुछ ठोस आधार भी तो चाहिए होगा कि हमारे हाथ में एक ऐसा आधार रहे कि हम कुछ भी कर लें तो हमें सामने वाला बोल ना पाए। तो क्या इससे ये आधार इकट्ठा किया गया पहले, चाहे वो सीजेआई हो चाहे वो ईसीआई हो, इस तरीके के लोगों से पहले ये आधार इकट्ठा किया गया और फिर उसके बाद इन सारी चीजों को अंजाम दिया गया, और उसी का नतीजा ये भी है जो महमूद प्राचा के उसके जो उन्होंने दाखिल किया था, मांग की थी पंजाब में, उसके लिए रातों रात नियम बदल दिए गए। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड मानी जाए क्या? नहीं, निश्चित तौर पे हर एक डॉट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। राय साहब, आप एक बात बताइए ना, ये कानून तो 1961 का था जो अब बदला है परसों नोटिफिकेशन करके। अब क्यों? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। जैसे ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में बहस हुई बाकायदा इस पर, प्राचा साहब को कहा गया कि साहब आपको ये क्यों चाहिए? उसने कहा कि ये मेरा अधिकार है। तो सरकार के वकील ने मना किया, केंद्र सरकार के चुनाव आयोग के वकील। तो उसने कहा कि साहब मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, डॉक्यूमेंट की जो भी वो है। उसके बाद आप कैसे मना करोगे? तो प्राचा साहब ने कह दिया मैं पेमेंट, उसको सुप्रीम हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। इनकी भगदड़ पड़ी कि ये सारी चीजें अगर बाहर आ गई तो कुछ बचेगा ही नहीं, और इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि उसको 5-10 दिन बाद कर देते, वो भी तुरंत कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ा साफ है। देखिए, अभी तो हरियाणा का ऑर्डर आया है ना, कल को महाराष्ट्र का आ गया तो अच्छा, इतने कुपंड है, इनको एक बात का नहीं पता कि चल ये ऑर्डर कर लिया आपने जो कर दिया उससे बाहर आम जनता की उससे, लेकिन वो ऑर्डर बैकडेट से लागू थोड़ी होगा। वो जिस दिन की नोटिफिकेशन है उस दिन से ही तो लागू होगा। तो प्राचा साहब को तो अब तो सारे साक्ष्य देने पड़ेंगे, और उनको महाराष्ट्र के लेने होंगे तो अलग से पिटीशन डाल देंगे। तो बेसिकली सवाल वो नहीं है, सवाल ये कि हर चीज को अंडर द रेप्स रखना है, हर चीज की पर्दादारी करनी है। आपने देखा राजीव कुमार इलेक्शन कमिश्नर किस तरीके से दाड़ दाड़ के क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल पॉलिटिकल भाषा में। एक बार कहने से भी काम चल जाता है, 3 बार कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ट्रांसपेरेंसी क्या है वो आपने सामने देख ली कि हाईकोर्ट का ऑर्डर आते कह दिया कि ये आम आदमी को ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी है। तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पर सीक्रेसी, आप इस देश के सीबीसी का हाल देख लीजिए। आप छोड़ दीजिए सारी बात, सीआईसी का हाल देख लीजिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कितनी पोस्टें खाली पड़ी, उनकी ताकतें क्यों बैठा दी गई? बीजेपी रूल स्टेट्स के अंदर इंफॉर्मेशन कमीशन की हालत क्या है? जो दुनिया का सबसे क्रांतिकारी कानून था, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसको आज इन्होंने ध्वस्त कर दिया कि नहीं कर दिया है? क्यों? क्योंकि वो एक बहुत सीवियर चेक एंड बैलेंस डॉक्यूमेंट की फॉर्म में जनता के हाथ में दे देता है कि साहब देखिए ये हो रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए आया था, सीक्रेसी में बदल दिया। तो ये हर चीज में आप कहीं पर भी देख लीजिए।
और कोई इनको पूछने वाला नहीं है। जुडिशरी में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया है, कोई भी कंट्रोवर्शियल मसला है, किसी अपने आदमी से किसी की पिटीशन डलवा देते हैं, उसको खारिज करवा देते हैं, उसके बाद जितनी पिटीशन जाए वो खारिज होती जाएगी। यही तो हो रहा है सब जगह। सर, लोकसभा चुनाव के पहले जब ये मुद्दा खूब चला था कैसे जासूसी हो रही है, राहुल गांधी ने इस मामले को बहुत मजबूती के साथ उठाया था। जब सरकार इनकार करती रही, तमाम सारे ऑप्शन बताए गए, बहानेबाजी की गई। इसमें दो ऐसे नाम है जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। YSRCP का नाम आया, TDP का नाम आया। इन दोनों का बात यह आई कि इन दोनों के नेता भी इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन TDP तो आज सरकार के साथ है, सत्ता में है। क्या TDP को इन चीजों से दिक्कत नहीं हुई, या फिर सरकार जो चाह रही थी वो सरकार को मिल गया इसलिए TDP सत्ता में है? अंबेडकर के अपमान के मामले में अरविंद केजरीवाल ने चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी, लेकिन उसका जिस तरीके से रिएक्शन होना चाहिए था, जो जवाब आना चाहिए था, वो नहीं आया। नीतीश कुमार को लेकर के चिट्ठी लिखी गई, नीतीश कुमार की तरफ से वो जवाब नहीं आता है। तो क्या इसके पीछे भी इस कांड का प्रमुखता है, इस कांड की मजबूती मानी जाए? राय साहब, पिछले 4 साल में बहुत सारा देश का जो घटनाक्रम हुआ है उसके मूल में ये चीज है। प्लीज बियर विद इट। जब आप टेलीफोन पर बात करते हैं, फॉर्मल बात भी करते हैं, इनफॉर्मल बात भी करते हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं आप, तमाम तरह की बातें होती हैं, पॉलिसी की भी बातें होती हैं, तमाम तरह के चंदा चुटकी की भी बात होती है, इलेक्शन फाइनेंसिंग की भी बात होती है। आपको क्या लगता है कि ये जितने भी लोग हैं इन्होंने सरेंडर नहीं कर दिया है? जैसे ही वो मैसेज आया था एप्पल की तरफ से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को, उन्होंने तुरंत डिस्क्लोज किया कि नहीं किया उसको, कि देखिए हमारे फोन के अंदर वो स्पाईवेयर डाला गया है? उन्होंने इमीडिएटली किया। चंद्रबाबू नायडू वगैरह ने तो नहीं किया। उनको ये पता है कि अगर वो था तो फिर वो सारे रिसीविंग एंड पे है, इसलिए वो डिफेंसिव हो गई और डिफेंसिव होकर सरेंडर कर दिया। तरीके दो ही हैं, या तो आप सरेंडर कर दो या आप सीना निकाल के खड़े हो जाइए। राहुल और प्रियंका तुरंत सामने आए कि देखिए ये हो रहा है, बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर दिन चीजें डिस्क्लोज की। उन सारी चीजों को तमाम पत्रकार साथियों ने भी स्टैब्लिश किया साथ में, कभी देखिए ये हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। वही सारी नोटिफिकेशन उनके पास भी आई हुई थी। तो उस पर कोई लड़ने चल पड़ा, कोई समर्पण करके बैठ गया, फर्क उतना ही है बस। जी, निश्चित तौर पे जासूसी कांड को लेकर के जो सरकार गिरने की बात थी, 1991 की ये घटना है जब चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी। राजीव गांधी के 10 जनपद आवास था, उस आवास के बाहर 2 जवान जो है वो दिख गए थे, जिसका जिक्र सर ने किया, अभिमन्यु सर ने। ये महत्वपूर्ण घटना थी और उस तरीके से अब उससे बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का एक बार फिर दुरुपयोग सरकार की तरफ से, जो सरकार दिन रात कई करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी के फर्जी इस्तेमाल से बचने के लिए लोगों को आगाह करने में खर्च करती है, वो सरकार खुद किस तरीके से टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रही है, ये भी मुझे लगता है देश को देखना चाहिए, देश को समझना चाहिए, और उसके क्या कुछ असर उसका हो रहा है, ये भी देश को समझना चाहिए कि आज हम जिधर जा रहे हैं या हम जिन परिस्थितियों को फेस कर रहे हैं उसमें कितना महत्वपूर्ण योगदान सरकार का है, सरकार की करतूतों का है, खुद को सत्ता में बनाए रखने की मजबूरी का है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।